Assalamualaikum. Okay, coming towards special pathology, this is one of the most important subject in the fourth year, and also, as I told you, it is one of the most important clinical subject, which will surely help you in your whole clinical life and your practical life. So, coming towards guidelines of the special pathology, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्पेशल पैथो में हमने तीन चार चीजों का ख्याल रखना है। नंबर वन, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है बुक सिलेक्शन। बुक सिलेक्शन जो है, इसमें मैं कभी भी पैथो के अंदर आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप कोई भी शॉर्ट बुक यूज करें। शॉर्ट बुक यूज करने का क्या मतलब है कि आप अपनी नॉलेज को वहीं पे ही स्टॉप कर रहे हैं। सो जब भी आपने कोई बुक को चूज करना है, चूज इट वाइजली, बिकॉज आपने अपने टाइम का ड्यूरेशन भी जहन में रखना है और सिलेबस को भी जहन में रखना है एंड अपने नॉलेज को भी जहन में रखना है। जो लोग तो यूएसएमएलई की प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए तो सिंपल एक शॉर्टकट फॉर्मूला है कि वो पैथोमा करें। पैथोमा को शुरू से लेके आखिर तक सारी की सारी पैथोमा करें एंड देन वो बीएनबी सुन के जो है वो फर्स्ट एड करें। सो उनकी पैथो की हर चीज कवर हो जाती है, उनका फोर्थ ईयर का प्रोफ भी कवर हो जाता है, उनकी यूएसएमएलई की भी तैयारी हो जाती है। सो उनके लिए बड़ा इजी भी है कि वो पहले पैथोमा करें, देन आपकी जो है सिस्टम वाइज बीएनबी सुन के फर्स्ट एड कर लें। सो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। अब आते हैं फोर्थ ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैं आपको बताऊं, नंबर वन इज बुक ऑफ चॉइसेस पैथोमा अगेन। सो पैथोमा को आपने कभी भी सिर्फ पैथोमा नहीं करनी, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ पैथोमा करेंगे। पैथोमा इज अ शॉर्ट बुक, बट उसको आपने करना इस तरह से नहीं है कि पैथोमा को पढ़ना शुरू कर देना है और उसको रटना शुरू कर देना है, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पैथोमा अगर आपने चूज की है तो उसके लिए पीछे एक रीजन ये है कि वो शॉर्ट बुक तो है, बट वो इतनी हाई यील्ड है, इतना इंपॉर्टेंट नॉलेज उसमें दिया हुआ है कि अगर आप पैथोमा की एक एक लाइन को समझ के करें तो इट विल बी सफिशिएंट। वो इनफ है आपके लिए फोर्थ ईयर के लेवल पे, और उतनी चीजें आपको आनी चाहिए। बट पैथोमा अकेली काम नहीं करेगी जब तक आप साथ पैथोमा के लेक्चर्स नहीं सुनेंगे। सो पैथोमा के साथ आपने उसके लेक्चर्स जरूर सुनने हैं, तब आपने पैथोमा को चूज करना। अगर आप लेक्चर नहीं सुन सकते, तब मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ पैथोमा पढ़ें। ठीक है। सो एक चीज ध्यान में रखनी, अगर पैथोमा पढ़नी है तो पैथोमा के साथ पैथोमा के लेक्चर सुनने हैं, ताकि आपकी ओरिएंटेशन बने, आपको पता हो कि आपने क्या पढ़ा है और उसमें क्या मतलब है। ठीक हो गया। नंबर टू है रॉबिन। रॉबिन के लिए सबसे जो मुश्किल चीज है वो ये है कि रॉबिन को हम रिवाइज नहीं कर सकते बार बार। रॉबिन की नंबर ऑफ रिवीजन नहीं उतनी हो सकती जितनी हम पैथोमा की कर सकते हैं। पैथोमा तो इतनी इजी बुक हो जाती है, अगर आप लेक्चर सुन के उसकी सारी चीजें नोट करके करो तो एंड पे आप एक दो दिन के अंदर रिवीजन कर सकते हो। ठीक है। और ऐसा टाइम आता है कि पैथोमा आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाती है कि अच्छा यहाँ पे ये लिखा था, ये लिखा था, ये ऐसे था, अगर आप पैथोमा को सही तरीके से करो। रॉबिन में ये चीज है कि आप उसको उस तरह से नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली रॉबिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और यहाँ से बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारी चीजें आप अंडरस्टैंड करते हैं। सो रॉबिन को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो दो लोग पैथोमा के लेक्चर नहीं सुन सकते, जिनको लेक्चर सुनने की नहीं आदत है, वो रॉबिन पढ़ सकते हैं। बट अगेन सारी चीजें रॉबिन से भी नहीं होंगी, सारी चीजें रॉबिन तैयार करने में मुश्किल होगी। सो हमें अगेन पैथोमा की तरफ मूव भी करना पड़ेगा। सो वो गाइडलाइंस के अंदर सारी चीजें बताई जाएंगी, कौन सा टॉपिक पैथोमा से करना है, कौन सा रॉबिन से करना है। बट कॉम्बिनेशन बड़ा सिंपल है। कॉम्बिनेशन है पैथोमा प्लस पैथोमा के लेक्चर्स। जो इजी कॉम्बिनेशन मैं रिकमेंड करूंगा, पैथोमा प्लस पैथोमा के लेक्चर्स, जो कि जरूरी हैं। और सिर्फ 5% टॉपिक्स आपके होंगे रॉबिन से। जिन लोगों ने पैथोमा के लेक्चर सुनने, ओनली 5% टॉपिक्स, 95% आपकी पैथोमा से कवर होगा। सिर्फ 5% टॉपिक में गाइडलाइन में पोस्ट करूंगा जो रॉबिन से करने हैं। एंड प्लस मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी आप चाहेंगे तो रॉबिन से ऐड कर लेंगे, तो आप कहने के 10% इसमें और ऐड हो जाएगा अगर आपने रॉबिन से करनी। अदरवाइज एक बुक है वसीम अकरम मॉर्फोलॉजी की, आप वो भी बाय कर सकते हैं, और वो बहुत अच्छी लिखी गई है। ठीक है, वहां से भी आप मॉर्फोलॉजी कर सकते हैं। अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप मॉर्फोलॉजी कहाँ से करना चाहते हैं। सो इस तरह से आपको ये कॉम्बिनेशन बनेगा, पैथोमा प्लस वेरी हाई yield टॉपिक फ्रॉम द रॉबिन एंड मॉर्फोलॉजी फ्रॉम वसीम अकरम। दिस इज रिकमेंडेड कॉम्बिनेशन, जो कि मैं आपको बताऊंगा। बाकी आगे आपकी मर्जी है कि आप इसमें से पैथोमा की जगह रॉबिन यूज करना चाहते हैं और मॉर्फोलॉजी
वी रोबिन से करना चाहते हैं। ओके, गाइडलाइंस अगेन मैंने आपको बताया कि गाइडलाइन की बुक अवेलेबल है, आप गाइडलाइन की बुक बाय करें, वहां पे टॉपिक वाइज हर चीज लिखी होगी, जस्ट हाईलाइट ऑन द बुक कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कैसे कैसे करने हैं। नेक्स्ट, व्हाई पैथो इज सो इम्पोर्टेंट, मैं क्यों बार बार पैथो की बात कर रहा हूँ, पैथो की इतनी सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ। नंबर वन, जब आप फाइनल ईयर में वार्ड्स में जाएंगे, प्रोफेसर्स विल आस्क यू कि इसकी पैथोलॉजी क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इस बीमारी के बारे में आपने क्या पढ़ा। सो वहां पे जाके हमें नहीं चीजें पता होती। सो अगेन अगेन अगेन, जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, आप उसको नहीं करेंगे, आपको पैथो नहीं आएगी। नंबर टू, जब भी आप डिजीज आप डायग्नोस करना है तो आपको फीचर्स पता होने चाहिए। तो फीचर्स कब पता होंगे, जब आपने पढ़ा होगा उसको प्रॉपरली, इस वे में कि आपको पैथोलॉजी आती होगी। एंड नंबर थ्री, हाई यील्ड टॉपिक्स। हाई यील्ड टॉपिक जो है पैथो के बहुत सारे, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। एंड अगेन पैथो इज इजी फॉर गेटिंग डिस्टिंक्शन। बहुत सारे लोग जो है पैथो में डिस्टिंक्शन लेते हैं, बिकॉज इसमें सिंपल आपने डिजीजेस के बारे में पढ़ना, और बहुत सारे लोग इस पे कमांड होती है उनकी, और बहुत सारे लोग जो है वो इसको इजी वे में कर देते हैं, निमोनिक्स बना के इजी वे में उनको चीजें तैयार करना आती हैं। एंड अगेन पैथो इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि एमएलई में है। जो लोग पैथोमा करते हैं प्लस फर्स्ट एड करते हैं, तो उनके लिए पैथो जो है वो फोर्थ ईयर में वैसे ही तैयार हो जाती है। मार्क्स की बात करें, 300 मार्क्स हैं इसके टोटल, 135 का रिटर्न है, जिसमें से आपके 65 एमसीक्यूज आने हैं, 14 आपके एससीक्यूज आने हैं जो कि 70 मार्क्स के हैं, 30 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के हैं, वाइवॉस भी 135 मार्क्स की है, जिसमें से 70 मार्क्स की आपकी ओस्पी, 5 मार्क्स की आपकी कॉपी है, 15 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट है, 90 मार्क्स हो गए, एंड 60 मार्क्स का आपका वाइवा होगा। टॉपिक्स, सीवीएस है, जीआईटी है, एंडो, रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल, मस्कुलोस्केलेटल है, रेस्पो है, सीएनएस है, हिमाटोलॉजी एंड रीनल। इसमें से जो मैं टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ, दीज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सीवीएस और जीआईटी, इसमें से 2 एससीक्यूज आते हैं, एंड समटाइम 2.5 एससीक्यू भी आ जाते हैं, बल्कि सॉरी 3 एससीक्यू, अगर आप पेंक्रियाज वाला पोर्शन भी इसमें मिला लें तो 3 एससीक्यूज इसमें से आते हैं। एंडो में से एक एससीक्यूज है, रिप्रो में से एक एससीक्यू है, और रेस्पो में से एक एससीक्यू है, रीनल में से एक एससीक्यू है। ये हैं आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। हिमाटोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन इसको बहुत सारे बच्चे फोर्थ ईयर के लेवल पे छोड़ देते हैं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। सो इसको रिवाइज करना, याद करना मुश्किल होता है, बट अगेन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपने आरबीसी वाला पोर्शन तो बहुत अच्छे से करना है, डब्ल्यूबीसी में से आपको जितनी चीजें तैयार करने में आसानी हो, आपने वो अच्छे तरीके से करनी है। स्पेशली जो ट्यूमर्स हैं आपके एंड पे दिए, हॉजकिन लिम्फोमा है, नॉन हॉजकिन लिम्फोमा है, वो आपने बहुत अच्छे से करने हैं। सीएनएस में रिलेटिवली इट इज इजी टॉपिक, और एक माइनर टॉपिक इसको कह सकते हैं। मार्क्स इसके भी उतने ही है, एक एससीक्यू आना है, 3 से 4 एमसीक्यूज आने, बट इसके लिए इजी है कि सीएनएस में से सिर्फ 3 या 4 एससीक्यू करने वाले हैं। मेनिंजाइटिस है, आपके पास स्ट्रोक है, एंड आपके पास ट्यूमर है, 3-4 टॉपिक है। मस्कुलोस्केलेटल इज अगेन बहुत इजी टॉपिक है, और इसमें से भी करने वाली बहुत कम चीजें हैं। सो इसलिए आपने जो मैंने टिक किए हैं, ये आपने प्रायोरिटी पे रखने, इनमें से ज्यादा एससीक्यूज आपके आते हैं, ठीक है। सो ये आपके टॉपिक्स हो गए पैथो के। सो इस तरह से आपकी चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट नंबर पे पैथो की आपने जो चीजें जहन में रखनी, नंबर 1, निमोनिक्स। हमेशा आपने जब फीचर्स याद रखने हैं तो उसमें कुछ निमोनिक बनाए, कुछ फीचर बनाए अपने जहन में कि इस तरह का पेशेंट होगा, ये चीजें होंगी, तो मुझे पता होगा ये वाली। नंबर 2, always 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 make a habit to see the picture of the patient। लाइक आपने एक डिजीज पढ़ी है, आपने फॉर एग्जांपल रेस्पो पढ़ रहे हैं, तो आप जो है देखते हैं कि आपके पास जो है वो निमोनिया का पेशेंट है, आपके पास जो है क्रोनिक जो हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है उसका जो है पेशेंट है, आपके पास टीबी का पेशेंट है। सो ऑलवेज सी द पिक्चर। आप पिक्चर देखिए पेशेंट की, पेशेंट के क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी, उसका एक्सरे देखिए, क्योंकि ये चेस्ट से रिलेटेड डिजीज है, तो एक्सरे में क्या क्या हमारे पास आएगा। सो ऑलवेज मेक अ हैबिट टू सी द पिक्चर ऑफ द पेशेंट के उसको क्या क्या होगा, ठीक है। वो आपकी रेडियोलॉजिकल पिक्चर भी हो सकती है पेशेंट की, वैसे पिक्चर भी हो सकती है, जिसे और ऑल्सो ट्राई टू गूगल द थिंग्स जिनका आपके टर्म्स का नहीं पता, तो आपके लिए वो इजी होंगी। लास्ट नंबर पे आ गया आपकी मोर्फोलॉजी। मोर्फोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द फोर्थ ईयर एग्जाम। सो मोर्फोलॉजी आपने वसीम अकरम से भी कर सकते हैं, रॉबिन से भी कर सकते हैं। रॉबिन में बहुत अच्छी लिखी हुई है, वसीम अकरम में भी अच्छी लिखी हुई है। आप जहां से आपका दिल करे आप कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है।
मोर्फोलॉजी में आपने उसकी ग्रोथ पिक्चर भी बतानी है, माइक्रोस्कोपिकल पिक्चर भी बतानी है, अगर किसी की इलेक्ट्रॉन स्टडी है खासतौर पर रीनल में वो भी बतानी है, सो आपने वो अलग से करनी है। इसमें से 2-3 एससीक्यूज आ जाते हैं, हमारी दफा कम आए थे लेकिन आपकी दफा ज्यादा एससीक्यू आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट पैथोलॉजी। एंड नेक्स्ट हम नेक्स्ट रिकॉर्डिंग